नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? 21 जुलाई 2021 आज की तारीख 21/7/21 यानी 21 के साथ 21 और आज की जो तारीख है उसमें आज का टर्म बुधवार के कारण ज्योग्राफी का है। आज किसी की बात याद आ रही है इसलिए बहुत मैं डेली 30 की बात है तो इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे थोड़ी-सी हँसी आ रही है, तो मेरे मुस्कुराहट को आप माफ़ कीजिएगा। माफ़ क्या कीजिएगा थोड़ा-सा इस मुस्कुराहट के साथ आप भी मुस्कुरा लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है वो हमारी एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। कुछ लोगों का चेहरा देखो ना तो अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है। बाकी तो दुनिया में नसुड लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसे लोगों को भाई जिसका चेहरा हो रहा है तो वो अपने आप होता है, लेकिन मुस्कुराना तो अपने हाथ में है ना। किसी ने आज ही मुझसे कहा कि मुस्कुराना अच्छी बात है, मुझे भी ये लगता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 20 प्रश्न आज हम बायोम से रिलेटेड देखेंगे और उसके बाद में 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पे। हम थोड़ा सा कठिन से सरल की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोर प्रभाव के उदाहरण है या है मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। पर्वत व घाटी का मिलन बिंदु, एक्चुअरी जहां पर समुद्र से मिलती है ना, और नदी जहां पर समुद्र से मिलती है यहाँ पर होना चाहिए, और जंगलों के अंतिम बिंदु द एंड पॉइंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी पारिस्थितिक अवधारणा, ये कोर प्रभाव होती है, एज इफेक्ट इसको बोलते हैं। ऐसी अवधारणा होती है जहां पर दो इकोसिस्टम होते हैं, टू इकोसिस्टम इंटरैक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम जहां पे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और वहां पे डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाती है, वही कोर प्रभाव होता है ना। और यहाँ पे क्योंकि दो क्षेत्र मिलते हैं तो वो ओवरलैप भी करते हैं, दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाएंगी, वनस्पतियां पाई जाएंगी। और ये स्थान है ना, जहां पर ये मिलते हैं। पर्वत घाटी का मिलन बिंदु होगा, नदी का तट होगा, नदी के किनारे जो तट पे घास के मैदान होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एज इफेक्ट इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इकोटोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दो या अधिक पारिस्थितिक तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है और घास भूमियां, ज्वारनदमुख व नदी तट आदि इकोटोन के उदाहरण हैं। तो इकोटोन जो होता है ये पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य ही या दो भिन्न समुदायों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र होता है, संक्रमित क्षेत्र होता है। संक्रमित क्षेत्र का मतलब होता है ट्रांजिशन जोन, जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसमें इसमें भी विशेषता कुछ ऐसी ही पाई जाएगी जैसे एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट की जो विशेषता है, जो एज इफेक्ट की आप कह सकते हैं जो चीजें, जो घटना है, वो एज इफेक्ट यहाँ पर पाया जाएगा। इकोटोन न केवल दोनों सब ओर से समुदाय के सदस्यों के अनुकूल होते हैं, बल्कि यहाँ पर कई प्रजातियां भी ऐसी पाई जाती हैं जो यहीं के लिए अनुकूलित भी होती है। अगर ये अनुकूलन नहीं होगा तो वो प्रजातियां पाई ही नहीं जाएंगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, बाकी व्याख्या ये दी हुई है। विस्तृत परास वाली प्रजाति जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं, यानी वाइड रेंज स्पीसीज जो होती हैं जिसपे दूसरी अन्य जो प्रजातियां स्पीसीज हैं जो डिपेंड करती हैं, उनको क्या कहते हैं, है ना। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो आप जानते होंगे और नाम से भी इसके आप जान सकते हैं। जैसे एक आपने अम्ब्रेला प्रजाति, कीस्टोन भी आपने सुना होगा, उसकी विशेषता कुछ ऐसी होती है, लेकिन उसके बारे में बताऊंगा आपको। अम्ब्रेला जो प्रजाति होती है वो विस्तृत परास वाली प्रजाति होती है ना, विस्तृत प्रजाति वाली परास। और ये जैसे एक तरीके की मतलब ये कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है। इसको आप देखेंगे तो कीस्टोन पदार्थ जो है उसी की तरह ये होती है, कीस्टोन स्पीसीज की तरह होती है। और ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका वहां पे जो अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं तो वो इन पर निर्भर करती हैं। और क्योंकि अम्ब्रेला जैसे कहीं आप रखते हैं तो पूरा कई तरफ वो कवर कर लेता है चारों तरफ अपने, तो वैसे इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकी और विशाल काया वाले ये प्रजातियां होती हैं। और बात जो और है कि इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसी की एक लाइन लिखी हुई है। किसी बायोम में संकेतक प्रजाति से क्या तात्पर्य है। इंडिकेटर स्पीसीज कुछ होती हैं बायोम में। बायोम क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, वो तो आप जानते ही हैं।
तो ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा क्या संवेदनशील होती है, बहुत सेंसिटिव होती है ना, बहुत ही ज्यादा जो सेंसिटिव होती हैं उनको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें कंफ्यूजन होता है, तो कई बार इसको रिवाइज कीजिएगा। संकेतक प्रजाति का मतलब यही है कि एक पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति जो अगर जरा सा भी पर्यावरण में बायोम में परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन दिखेगा, बहुत सेंसिटिविटी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है ना। और कुछ भी प्रभाव उसमें दिखेगा, प्रदूषण वगैरह, जलवायु परिवर्तन, तो सबसे ज्यादा वही प्रभावित होती है। कीस्टोन प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आ गया ना कीस्टोन, यूपीएससी में भी ये पूछा गया है और पीसीएस ने भी इसको, यूपीपीएससी ने भी पूछा है, आरपीएससी ने भी पूछा है। आरपीएससी का फॉर्म आया है, आप लोग उसको फिल कर दीजिए। और वो फॉर्म जो है उसमें सीट्स अच्छी हैं, बस रीजनल पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। तो पहला है कि ये जो जातियां होती हैं किसी समुदाय में प्रचुरता तथा व्यवहार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है ना। तो अपना प्रभाव ये दर्शाती हैं, इसी कारण से इनको कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं, कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। और दूसरा है कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन के द्वारा पेश की गई थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है ना। और स्टारफिश और ममल सहित इंटरटाइडल जोन के समुद्री इकोसिस्टमों के बीच में संबंधों पर उन्होंने रिसर्च किया था। और जो भी उनके रिलेशन है उन पर रिसर्च करते हुए उन्होंने टिप्पणियां की थी और वहीं से ये अवधारणा निकली थी। और फिर आर डी डेविक द्वारा इसको परिभाषित किया गया बाद में, और इसको स्पष्ट रूप से, परिचालित रूप से इसको तभी शुरू किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही है। टुंड्रा का क्या अर्थ है? टुंड्रा प्रदेश आप पढ़ते हैं ना, तो टुंड्रा का मतलब क्या होता है? तो टुंड्रा का मतलब ही होता है वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता, पर्वतीय रास्ता। वहां पर टुंड्रा जो बायोम होता है, 60 डिग्री से उत्तरी अक्षांश पर आप जाएंगे और जी नीचे आप जाएंगे उत्तर दक्षिण में, तो खास करके उत्तर में इसका विकास आपको मिलेगा। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में के ऊपर जब आप जाएंगे तो एशिया और यूरेशिया के क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। और वहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, बर्फ जमी रहती है। तो इसका अर्थ ये टुंड्रा का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ट्रीलेस माउंटेन रोड हो, जहाँ पे वृक्ष ना पाए जाते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऊंची भूमि वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता, ऊंची भूमि भी इसको कहते हैं। आर्कटिक टुंड्रा है, अल्पाइन टुंड्रा है और अंटार्कटिक टुंड्रा है, यानी कि दोनों ध्रुवों की तरफ ये पाया जाएगा, है ना। छोटी छोटी झाड़ियां कुछ ऐसे मिलेंगी, जो दलदली पौधे थोड़े बहुत, काई लाइकेन, ये सब मिलेंगे, बाकी वहां पे वृक्ष नहीं मिलेंगे। सवाना वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? सवाना जो वनस्पति है ये आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पे पाई जाएगी, तो वहां पर ये पाई जाती है ना। तो ये जो है भारत में पाई जाएगी, ये अफ्रीका में पाई जाएगी, ब्राजील में पाई जाएगी। लेकिन जो फ्रांस है, फ्रांस में ये नहीं पाई जाएगी। फ्रांस में कैसी वनस्पति पाई जाएगी, जरा ये बताइएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी आज आपको धीमी सुनाई दे रही होगी, मेरे राइट शोल्डर में पता नहीं क्यों पेन हो गया है। 2-3 दिन से, 4 दिन 5 दिन हो गए, कल रिलीफ हुआ था, आज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। इतनी टाइम तो बहुत पेन हो रहा है। आज मैं सफलता में हिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाया। आप सोचते होंगे कि मैं जब क्लास लेता हूँ तब तो बताता हूँ, तो नहीं लिया है तो उसको भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। और मैं मानता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। अब खैर ये कष्ट है तो इसको मैं दूर भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता, ये शारीरिक कष्ट है तो। लेकिन है वो आज नहीं हो पाया है, लेकिन ज्योग्राफी की एक क्लास और मैं उसमें अभी दूंगा आप लोगों को। एक हुई थी, एक दूंगा, एक पॉलिटी की हो गई। जल्दी से ये खत्म हो तो फिर आगे की क्लासेस में चलेंगे। तो ये पेन बहुत ज़्यादा है, बोलने तक में दिक्कत हो रही है, गर्दन तो इधर उधर हिल नहीं रही। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें ये पढ़ते रहा करिए, जब आप ऐसी वनस्पतियां पढ़ें, ऐसे क्षेत्र पढ़ें, तो वहाँ पे मतलब ऐसे क्षेत्र पढ़ें तो वहाँ पे वनस्पतियां कौन सी पाई जाती हैं, साथ में कौन से जानवर पाए जाते हैं, सब देख लिया कीजिए। देवदार और पाइन किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? तो देवदार और पाइन, जब आप यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पे शंकुधारी वन पाया जाता है। और जो ये शंकुधारी वन जैसे हैं, देवदार है, पाइन है, स्प्रूस भी इसी में आता है। ऐसे ही एक आता है फर, हैमलॉक आता है। तो ये शंकुधारी वन है ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के ये एग्जाम्पल है। अगला जो प्रश्न है,
भूमध्य सागरीय वनों के संदर्भ में सही है। यह प्रदेश सिट्रस फलों के लिए जाना जाता है, यानी कि जो रसदार फल होते हैं जिनको निचोड़ने से रस मिलेगा, तो उन फलों के लिए जाना जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सब जो फल होते हैं। और इस प्रकार के वन उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो पहली विशेषता तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि ये जो दिया हुआ है कि ये उच्च अक्षांशों में, बाकी ये यहाँ से यहाँ तक तो सही है, लेकिन उच्च अक्षांशों में नहीं, ये मध्य अक्षांशों में आप जाएंगे वहां पे मिलेंगे, तो केवल ए सही हो जाएगा, है ना। केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मध्य अक्षांश दिया होता उच्च अक्षांश की जगह, तो ये सही हो जाता। ठीक है, रिवीजन खूब करिए। सफलता का केवल एक राज है, एक ही कुंजी है, एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है, एक ही सूत्र है, एक ही आप कह सकते हैं मंत्र है। वो है कि बार बार चीजों को रिवाइज करना। अगर आप जल्दी से लर्न कर लेते हैं, जल्दी से आपको याद हो जाती हैं चीजें, तब तो ठीक है, कम बार में हो जाएगा। अगर नहीं होती तो 4 बार करेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए टाइम चाहिए, पढ़ने पे टाइम देना पड़ेगा, बाकी जगहों से टाइम बचा के इस पे देना पड़ेगा। बाकी जगह तो बहुत सारे टाइम की खपत आप करते ही रहते हैं, है ना। कुछ काम है जो इस उम्र में होते हैं, साथी संगियों के साथ में होते हैं, जिसमें टाइम की बड़ी दरकार होती है, बड़ी मांग होती है। और वो टाइम अगर वहां खर्च हो गया तो यहाँ पर फिर कहाँ से आप लाएंगे? 24 घंटे, पूरा 24 घंटे होता है? पूरा 24 घंटे आपको मिलता है रोज? जरा कितना होता है, दिन की अवधि क्या होती है, जरा ये बताइएगा। और मान लीजिए वो 24 घंटे है, तो 24 घंटे में आपको जो नैतिक क्रियाएं हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी। बाकी जो समय बचा उसको आप कहाँ यूज करते हैं? डेली का डेली बीतता चला जाएगा। लगता है ना, अभी तो 6 महीने बाद एग्जाम देना है, 4 महीने बाद देना है। महीना दिन से बना है, दिन घंटों से बना है, घंटे मिनट से बने हैं, मिनट सेकंड से बना है, सेकंड नैनो सेकंड से बना है। नैनो सेकंड भी अगर आप बर्बाद करते हैं, किसी भी अच्छे काम में नहीं लगाते हैं, अच्छे काम का मतलब हमेशा पढ़ना ही नहीं होता है। कभी कभी किसी किसी से बात होती है जिंदगी में आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है अपनी। लेकिन अब यही बात पता चले कि गलत व्यक्ति से हो रही है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, आप देखिए, इसको याद करना पड़ेगा। अब इसमें तो एक ट्रिक है, यहाँ पे चैपेरल कई बार पूछा गया है, तो इसको अगर आप जानते हैं कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जहाँ पे पाए जाते हैं, उस वनस्पति का मतलब वहां की वनस्पति है उस क्षेत्र की, तो आप चैपरल को टिक कर देंगे। ऐसे ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे चोर चोरी करके जाता है तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है सुराग, ऐसे ही एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो भी कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है आंसर निकालने के लिए। उस सुराग की तलाश में आप डिटेक्टिव बन जाइए। डिटेक्टिव करण वाला वो नहीं, मतलब दया को नहीं बुलाना है, यहाँ पे आपको खुद डिटेक्टिव बनना है। लेकिन ये डिटेक्टिव 4 साल रिसर्च नहीं करेगा, ये तुरंत सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो चैपरल है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय जो तटीय प्रदेश है वहां पर ये पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर 12% भाग इसी प्रकार के वनों से ढका हुआ है। जैव विविधतापूर्ण जो वन क्षेत्र है ना, वहां पर पाए जाते हैं ये। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये ये महोगनी, आबुनस, रोजवुड और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव के वन ये सब पाए जाते हैं। चैपरल जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र। रोडेंट्स, लिनक्स, कैरिबू आदि जो जीव हैं किस बायोम में पाए जाते हैं? किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये जो जितने भी हैं ये टाइगा बायोम में पाए जाते हैं। आप उत्तरी अमेरिका के और नॉर्थ में जाइए, मतलब उत्तरी अमेरिका वाले एरियाज में जो उत्तर का एरिया है उसका, और उत्तरी यूरेशिया वहां पे आप जाएंगे तो टुंड्रा और स्टेपी के मध्य में एक बेल्ट आपको मिलेगी टाइगा की। तो टाइगा में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मतलब ये आपसे पूछे गए हैं तो ये वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, रोडेंट्स, लिनक्स, ये सब जीव जंतु हैं। कैरिबू, भालू, तो वहां पे जो भालू पाया जाएगा वो व्हाइट कलर का होगा, पोलर बियर पाया जाएगा। यह जैवमंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ आर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे वर्ष गर्मी तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। और इन विशेषताओं के आधार पर बायोम की पहचान कीजिए। कौन सा बायोम यह है? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पैटर्न है यूपीएससी का। यूपीएससी कभी कभी इसको फॉलो करता है, लेकिन अन्य आयोग भी फॉलो कर सकते हैं।
तो ये जो विशेषताएं हैं इनके आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे की पॉइंट पकड़िए, तो वर्षा आपको पता होना चाहिए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, और पूरे वर्ष गर्मी तथा, है ना, पूरे वर्ष गर्मी रहती है, और यहाँ पर वर्षा, तो टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल भी ज्यादा पाया जा रहा है। तो टेम्परेचर एंड हाई हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, ये कहाँ की, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है, वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने विश्व भूगोल की क्लास की है उनके लिए बड़ा आसान होगा है। अगला जो प्रश्न है, सामान्यतः अत्यधिक गर्म दिन, ठंडी रातें होती हैं, यानी कि दिन में गर्मी, रात में ठंडक। एक वर्ष में 10 इंच से कम वर्षा होती है, और पादप विहीन से लेकर कैंकटाई, गुच्छेदार घास झाड़ियां और कुछ पेड़ ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ की विशेषता है, ये जो दिया हुआ है ये कहाँ की विशेषता है, 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया। तो जहाँ पे 10 इंच से कम वर्षा, यानी वर्षा बहुत कम हो रही है, और देखिए एक दूसरा की पॉइंट ये, इन्हीं दोनों से आप कह सकते हैं कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है, ये डिजर्ट बायोम है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग में ये विस्तृत क्षेत्र है, और उसमें प्रजाति विविधता पाई जाती है। अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, ज्वार नदमुख पारितंत्र में इनको बांटा जाता है, और इन विशेषताओं के आधार पर इस बायोम की पहचान कीजिए। अब ये प्रश्न, एक तो यहाँ से 70% से अधिक भाग में विस्तृत है, तो पूरे विश्व की जितनी भी, मतलब पृथ्वी की जो सतह है उसमें 70% से अधिक भाग पर क्या है, ये आप जानते हैं, 2/3 से ज्यादा, 70% से अधिक क्या है। और दूसरा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अलवड़ीय जल पारितंत्र, समुद्री, ये सब पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, जलीय बायोम होगा, उसी को डिवाइड हम ऐसे करेंगे, और डिवाइड करके इसको अलवण, समुद्री और ज्वार नदमुख इसमें बांट देंगे। पौधों तथा प्राणियों को सामूहिक समुच्चय जो उनका होता है उसी को बायोम कहते हैं, और दूसरा है वनस्पतियां किसी बायोम के प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल सही दोनों बातें हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप इसका उत्तर दीजिए। बायोम की ये विशेषताएं, इनके लक्षण दिए हैं, इनको पढ़िएगा, है ना। वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी समुदाय की जाति रचना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या को प्रदर्शित ये करती है जाति रचना, है ना। स्पीसीज जो कंपोजिशन है किसी भी कम्युनिटी की, तो समुदाय की जाति रचना के बारे में ये कौन सी विशेषताएं हैं जो कि सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये पौधों की कुल संख्या को ये प्रदर्शित करती हैं। दूसरा है दूसरे समुदाय से ये भिन्न होती है। कोई भी जाति रचना होगी तो जाति इसीलिए कि दूसरे से भिन्न, और इसमें एक ही समुदाय के पादप जातियों में जंतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ठीक है। किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना क्या कहलाती है, यानी कि पूरे साल में आपने देखा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी थ्रू आउट द ईयर, उसको क्या कहते हैं। ये भी एक मतलब एक पारिभाषिक शब्द ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये ब्लेंडर हुआ है, इसको मैं पीडीएफ में चेंज करूंगा। यहाँ पे इसको जाति रचना, आप इसका उत्तर मानिएगा, क्या कहते हैं इसको, जाति रचना कहते हैं। तो मैं इसको सही करके आपको दूंगा, इसको कहते हैं जाति रचना, ठीक है ना। तो इसको स्पीसीज कंपोजिशन कह देंगे, जाति रचना इसको कह देंगे। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में मैं चेंज करके आपको दूंगा। अगला जो प्रश्न है, जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या रहती है और एक दूसरे के साथ प्रदर्शन उनका किया जाता है, तो उसके लिए जो टर्म है उसको क्या कहा जाता है। यानी कि एक ही क्षेत्र में, क्षेत्र यहाँ पर एक है लेकिन प्रजातियां जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो एक दूसरे के साथ इनका प्रदर्शन भी किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है। तो इसी को जैविक समुदाय कहा जाता है। क्षेत्र एक है और जो जनसंख्या है उसमें विभिन्न प्रजातियां हैं, तो इन्हीं को बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहा जाता है। ये बायोटिक कम्युनिटी कहा जाएगा, इसको बायोलॉजिकल से ज्यादा सही शब्द हो जाएगा, बायोटिक कम्युनिटी इसको कहा जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैवमंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल एवं वायुमंडल का मिलन स्थल होता है। एक ये भी परिभाषा है, जब आप मेंस में लिखें, स्कोप हो तो 2 परिभाषाएं डालें, नहीं तो जो सबसे सटीक हो उसको लिखें। तो स्थल, जल और वायुमंडल, है ना, वाटर बॉडी जो है उनका, और साथ में ये एटमॉस्फेयर जो हमारा है उनका, ये एक मीटिंग पॉइंट होता है ना। और ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, वास्तव में वही भाग है, उसी को हम जैवमंडल के नाम से जानते भी हैं, बायोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं। अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर पे चलेंगे।
उसमें जो है अभी कई लोग मैसेज करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या पुरानी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। उसमें हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे देते हैं, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे आपको जितना भी जैसे लॉगिन करेंगे तो ऐप में सारा आपको मिल जाएगा, और जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक ये ऐसे चलता रहेगा, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पे बना रहेगा। जैव के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसको? ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट को, या अब यहाँ पे ये देखिए कई यहाँ पे गलतियां हैं। बायोटिक संघटक और मतलब एबायोटिक, इसमें ये होगा, ये कोई मिस्टेक हुई है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं चेंज करके आपको दूंगा, जो बहुत ब्लंडर इसमें हुआ है, और एक में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों जैविक और अजैविक दोनों इसमें होते हैं। यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक ऐसे कीजिएगा, या पीडीएफ में आपको सही दे दूंगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी परिभाषा आपको पता ही है, पढ़ लीजिएगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की गई है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैगलेव ट्रेन जो शुरू की गई है, नाम से ही ध्यान रखिएगा, मैगलेव चाइना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन। अब इसमें कोई अगर गलत बैठ गया, कभी कभी लोग ट्रेन पे गलत बैठ जाते हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है, अगर इसमें कोई गलत बैठा तो वो गुजरात बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसी ट्रेन में गलत मत बैठिएगा, भारत में अगर आएगी है, या चाइना आप जाए तो पता चला थोड़ी देर में तो आपका स्टेट ही चेंज हो गया, बहुत तेज चल रही है ना। तो सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहन अभी तक हो गया है, प्लेन इससे तेज चलता है, बाकी जमीन में जितने वाहन चलते हैं उसमें ये ट्रेन सबसे ज्यादा चलने वाली तेज ट्रेन हो जाएगी। और सेंझेन से संघाई तक की यात्रा 10 घंटे लगते थे, 5 घंटे में तय होगी, यानी कि 300 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से पहले भी ये कुछ चला रहे थे। ठीक है, और जो चीन है, चीन के पास दुनिया भर में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क अब हो गया है, और बड़े बड़े शहर जितने हैं सब इसमें शामिल उसने कर लिया है। 2035 तक उसका लक्ष्य है कि 4,60,000 किलोमीटर हाईवे, 25,000 किलोमीटर हाई लेवल सी लेन, और 2 लाख किलोमीटर रेलवे का निर्माण वो करेगा। तो ये चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, पैसा जाता है, तो वो अपना डेवलपमेंट करता है। हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, बढ़िया प्रश्न है ये, विश्व शतरंज दिवस। और दूसरा है कि विश्व शतरंज दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है ना। कभी कभी बर्थडे बर्थडे भी मनाया जाता है, तो ये यहाँ तो आपको लग रहा है कि नहीं, जो फिडे की स्थापना हुई थी उसी के पे मनाया जाता होगा, सब पता है, लेकिन कंफ्यूजन वहां पे होता है, तो पढ़ लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं, बढ़िया रहेगा। 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो है शतरंज का, उसकी स्थापना की जो तिथि है 20 जुलाई, उसी को ये मनाया जाता है, उसी को, उसी तिथि को। और शतरंज दिवस जो है, ये अभी इसकी शतरंज दिवस की 97वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1924 में ये शुरू किया गया था, तो 21 चल रहा है, 97 हो गई है। ठीक है, और भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की अगर विश्व रैंकिंग देखें तो 2021 में पुरुष वर्ग में 4 भारतीय खिलाड़ी दुनिया के शीर्ष 100 में शामिल है। विश्वनाथन आनंद का जो स्तर है 16वां है। महिला वर्ग में भारत के पास दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी हैं, जिसमें कोनेरू हम्पी तीसरे स्थान पर है, यही सर्वोच्च स्थान है, तीसरा स्थान है। एमलैक्स एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है, आपको बताना है क्या ये सही है, हो सकता है कुछ दूसरा हो। और एमलैक्स को आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। बताइए क्या इसमें सही होगा? तो पहला तो सही है, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट किया गया है ये आईआईटी रोपड़ जो है उसके द्वारा किया गया है, तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को ये समायोजित करता है। ठीक है ना, तो ये एडजस्ट करता है उसको, एडजस्ट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन विद द पेशेंट्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो जब वो एक्सहेल करता है या इनहेल करता है तो उसको ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। और इससे ये उपकरण रोगी को सांस लेने के लिए आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन देता रहता है, उसका जो फ्लो है वो बरकरार रखता है ना, तो सांस ले पाता है। अगला जो प्रश्न है, आर्टेमिस फर्स्ट ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। मानव रहित है क्या, उसको चेक कीजिए। और दूसरा है कि एनईए स्काउट आर्टेमिस फर्स्ट के साथ भेजे जाने वाले कई अंतरिक्ष उपकरणों में से एक है। उपकरणों नहीं होगा, उपकरण होगा, ये यहाँ पे गलत है। इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेस इंस्ट्रूमेंट सही है।
यहाँ पर ये गलत है, ये मात्रा नहीं होगी। तो उपकरणों में से एक है, बिल्कुल सही है। आईएनए जो स्काउट है इसके साथ ये भेजा जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आईएनए जो स्काउट है, ये इसके साथ भेजने आने वाले जो उपकरण है, इसमें अलग से पूछा भी जा सकता है ये है क्या। तो NEA है ना, तो NEA आईने में गलत पढ़ रहा था इसको, देखो आईने नहीं NEA। NEA स्काउट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये फुल फॉर्म है क्या, नियर अर्थ एस्टेरॉइड, नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो है ये पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह या जो मतलब या नियर अर्थ एस्टेरॉइड से इसका मतलब होता है, और पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह हैं। और NEA जो है ये स्काउट जो इसका नाम रखा है, ये लघु अंतरिक्ष यान है, एक छोटा और छोटा सा, और ये जूते के एक डब्बे के बराबर केवल है ना। और पृथ्वी के निकट भ्रमण कर रहे जो क्षुद्र ग्रह हैं उनका अध्ययन करेगा ये, उनके आंकड़े उनके डेटा इकट्ठा करेगा। डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका। अफ्रीका ने क्या किया है, अफ्रीका ने डेटा संग्रह तैयार किया है, डेटा कलेक्ट किया है, और ये विश्व का पहला महाद्वीप ऐसा बन गया है जिन्हें डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार किया है। अफ्रीका महाद्वीप, आप टिक ही नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा अफ्रीका ऐसा कहाँ किया होगा। ओपन डील पहल यहाँ पर हुई थी, उसी के तहत ये किया गया है, और ये पहला महाद्वीप ऐसा बना है। और डील का तात्पर्य क्या है, डेटा फॉर द एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। ये आपसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। और डेटा संग्रह और विश्लेषण पहल का नेतृत्व जो है वो FAO ने किया है, और अफ्रीकी संघ इसमें मदद कर रहा था, है ना। अगला प्रश्न जो है, देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। देश के लिए सबसे होनहार, ये स्टार्टअप की बात, तो ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो इसका है, स्टार्टअप इंडिया शोकेस इसका नाम है। स्टार्टअप इंडिया शोकेस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े जो जारी किए गए उसके अनुसार ये जो प्लेटफॉर्म है, विभिन्न क्षेत्रों में 104 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए होनहार स्टार्टअप को वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए जो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया है कि इसमें कौन सा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन जिस पे किया जा रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस उसको कहा जा रहा है। होनहार स्टार्टअप के लिए की बात हो रही है। भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और सभी विरासत संस्थान इसी के तहत में संचालित होंगे, जैसे मतलब कला है और पांडुलिपियाँ जो होती हैं, मतलब आर्ट, आर्कोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट जो भी है, तो ये सब इसी में आ जाएंगी, है ना। इनसे संबंधित जो साइंस है सब इसी में आ जाएगी। इसकी जो स्थापना है नोएडा में की जाएगी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, पैट्रो कास्टिलो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किए गए हैं, पैट्रो कास्टिलो, तो ये बढ़िया प्रश्न है। पेरू के अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो उसी में पैड्रो कास्टिलो जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में ये जीते हैं, पेरू। और इसमें दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी कैलिको फुजिमोरी, ये क्या है, ये मतलब धोखाधड़ी का आरोप लगाया था इन्होंने। मतलब ये पैड्रो कास्टिलो को पेरू के नए राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया, और चुनाव में कास्टिलो के दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी कैलिको फुजिमोरी ने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था कि इन्होंने, पैड्रो ने क्या किया है, ये बेईमानी की है। इन लोगों का नाम हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है ना, चाइनीज का नाम। मुझे तो लगता है कि वो कुछ थाली वो प्लेट गिरा देते होंगे जब बच्चा पैदा होता होगा, चिन्न पिन्न मिन्न जैसी आवाज आती होगी, रख देते होंगे। उन लोगों को भी हम लोगों के नाम बड़े अजीब अजीब लगते होंगे, है ना, बड़े अजीब अजीब। अब कुछ लोगों के तो इंटरनेशनल नाम होते हैं, वो कहीं भी चल जाते हैं, पप्पू। अब पप्पू नाम आप पूरे दुनिया में कहीं जाएंगे तो सब कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा, पप्पू, राजू, चिन्नू, मुन्नू, ये सब नाम सही है। अब अभी बाकी जो बाबू सोना ये पैटर्न है, अब इसका तो मुझे यूरोप और अमेरिका में क्या इतिहास है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो नाम है, जैसे इनका पैड्रो नाम हम लोगों को लग रहा है अटपटा, हमारा उनको भी लगता होगा। अगला जो प्रश्न है, तो हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग इसमें ही मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मुस्कुरा नहीं, तगड़े से हंस रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट जो 75 इंडिया है, ये भारत के 75 जिलों के विकास से इसका संबंध है, ऐसा कहेंगे प्रोजेक्ट 75 का, बिल्कुल गलत। मेक इन इंडिया से इसका रिलेशन है। वैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये भी लिखा जा सकता था यहाँ,
तो मेक इन इंडिया से इसका संबंध है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया है, 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर इसने भी जारी किया है। लार्सन एंड टूब्रो और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को टेंडर जारी इसने किया है। और ये दोनों भारतीय कंपनियां अब जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस और स्पेन की फर्मों सहित 5 वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं में से एक भागीदार का चयन करेंगी। ठीक है, तो ये कंपनियां करेंगी। और भारत को रक्षा उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसी के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया चल रहा है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है इसके अंतर्गत। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई हवा रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया है? S-500 जो एस सीरीज जो ये है, ये 20 जुलाई को अभी घोषणा की गई है रूस में। तो रूस की ये सीरीज है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, और रूस ने देश को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज जो उनका वहाँ है, वहाँ से पूरे विश्व को दिखाया कि वो परीक्षण हम कर रहे हैं। और सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण किया। 600 किलोमीटर तक इसकी सीमा, इसका इसकी जो लिमिट है वो होने की उम्मीद है। और ये मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष में होने वाले जो हमले होते हैं उनको असफल करने में, उनका मुकाबला करने में सक्षम है। ठीक है, और परीक्षणों में सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद में इन्होंने कहा S-500 सिस्टम, जिसे ट्रायम्फेटर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है, उसको मास्को शहर के बाहर एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा। इसके अलावा उसने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रूस का ही है, इसका सफल परीक्षण किया। और जिरकोन रूस के शस्त्रागार का एक नया हिस्सा है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का डे 30। अब ये कार्यक्रम जो है वो फायदेमंद है कि नहीं है ये आप लोग जाने, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, है ना, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अगर मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे तो पक्का है कि आपका भविष्य भी मस्त रहेगा, भविष्य में भी आप नौकरी पाके व्यस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच।